Hi student, Assalamu alaikum. This is Tanzil Ahmed and you are watching by the channel Tanzil Ahmed Math Lecture Series. Students, आप जानते हैं कि आजकल 10 क्लास के पीके मैथमेटिक्स के ऊपर हमने जो सीरीज़ जारी की हैं, जो सीरीज़ हमने स्टार्ट किया है, तो उसमें हमने चैप्टर नंबर 1 को कवर किया, चैप्टर नंबर 2 को कवर किया और आप जानते हैं कि इससे पहले सेक्शन सी ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। मीन के थ्योरम के जो 5 चैप्टर्स है वो भी हम कवर कर चुके हैं और जो चैप्टर नंबर 13 है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री वो भी हम कवर कर चुके हैं। आज इंशाल्लाह एक नए चैप्टर का आगाज़ करेंगे और नया चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर 3। इसका नाम क्या है? वेरिएशन। तो वेरिएशन का आज हम आगाज़ करेंगे। सो देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर क्या है। और ये लेट मी आपको एक बात मैं आपको बता दूं कि जितने भी फर्स्ट लेक्चर्स हुआ करते हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। यानी किसी भी चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज उसमें मैं आपको कंसेप्ट ही पढ़ा देता हूँ। यानी उसमें हम सिर्फ कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। अगर आपका क्लियर हो जाए तो उसी के बेस पे आप कोई भी इक्वेशन बना सकते हैं। मीन के आप चैप्टर के अंदर फिर जो भी क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टूडेंट, सबसे पहले वेरिएशन को तो मैं बाद में आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि रेशो का क्या मतलब है। रेशो, तो लेट मी स्टार्ट। बिस्मिल्लाह। रेशो स्टूडेंट्स, द वर्ड रेशो इज टेकन फ्रॉम रेशनल। और रेशनल क्या है आप जानते हैं। रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। यानी दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, दोज आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। तो जब वो नंबर यानी अच्छा, मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स में इसके डिफिनेशन में यहाँ पे बताऊँ, नंबरों से अभी मैं इसको नहीं जोड़ता। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे रेशियो क्या है? द कंपैरिजन बिटवीन टू अलाइक क्वांटिटीज हैविंग द सेम यूनिट। क्या मैंने बोला है? मैंने बोला है द कंपैरिजन बिटवीन टू अलाइक क्वांटिटीज। अलाइक मीन एक जैसी क्वांटिटीज, हैविंग द सेम यूनिट, या आप यू भी कह सकते हैं द कंपैरिजन बिटवीन टू आर मोर देन टू अलाइक क्वांटिटीज हैविंग द सेम यूनिट इज कॉल्ड रेशो। अब रेशियो क्या हो? ये एक कंपैरिजन है बिटवीन टू नंबर्स आर बिटवीन टू क्वांटिटीज, अमंग नंबर्स, अमंग दी नंबर्स या अमंग दी क्वांटिटीज। टू से जब जायद हो जाए तो उसके लिए हम फिर अमंग यूज करते हैं। तो अब स्टूडेंट्स क्या है, मैं इसी बात को यहाँ पे मैं आपको डिफिनेशन तो मैंने आपको करवाई है। अब फर्ज करें हमारे पास में कोई दो क्वांटिटीज है ए और बी। दीज आर द टू क्वांटिटीज, या कोई दो नंबर्स है। अब इनके बीच में रेशो हम कैसे लिखते हैं? सो स्टूडेंट्स, हम इस तरह लिखते हैं ए रेशो बी। दिस इज द डिनोशन ऑफ रेशो। रेशो को हम इस तरह लिखते हैं। अब इसमें ए क्या है और बी क्या है? दीज आर द टर्म्स ऑफ रेशो। दीज आर द टर्म्स ऑफ रेशो। ये रेशो की टर्म्स है। एक बात। दूसरी बात, जो फर्स्ट टर्म है मीन की ये जो है इसको बोलते हैं एंटेसेडेंट। एंटेसेडेंट क्या बोलते हैं? एंटेसेडेंट। और जो दूसरा नंबर है ना इसको बोलते हैं कंसीक्वेंट। कंसीक्वेंट, तो इसको बोलते हैं कंसीक्वेंट। पहले को बोलते हैं एंटेसेडेंट, दूसरे को बोलते हैं कंसीक्वेंट। अब स्टूडेंट्स, यहां तक तो मैंने आपको ये बात की है। अब थोड़ा सा समझते हैं डेली लाइफ से। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं और फिर उसी से आपने इसको रिलेट कर जाना है। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एग्जांपल देने लगूँ डेली लाइफ में से के रेशो का क्या मतलब है। आप मान लें कि एक शॉप है, एक दुकान है, उसी दुकान में दो चीज़ें बिकती हैं, एक चॉकलेट, दूसरा आइसक्रीम। तो जब आप क्वेश्चन करते हैं कैसे, दुकान जो ग्रोसरी मैनेजर होता है, जब आप उससे क्वेश्चन करते हैं, क्या क्वेश्चन करते हैं कि भाई ये जो आपकी दुकान है इसमें सबसे ज़्यादा आइसक्रीम बिकती है या फिर चॉकलेट बिकते हैं, तो आप क्या करते हैं वो आपको बताता है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे यूजिंग द आइडिया ऑफ रेशो, यहाँ पर भी आइडिया जो है ये रेशो का यूज होता है, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे। और करें, जब मैं क्वेश्चन करता हूँ तो सामने वाला मीन के शॉपकीपर वो मुझे बताता है, यानी ग्रोसरी मैनेजर वो मुझे बताता है कि वी हैव सोल्ड 3 bars ऑफ आइसक्रीम
या फिर आप कोई इस तरह कोई सिंपल ऐसा एग्जांपल बनाते हैं, वी हैव सोल्ड 3 times एज मेनी बार्स ऑफ आइसक्रीम एज चॉकलेट। आ गई समझ में? क्या मतलब? वो कहता है कि हमने आइसक्रीम के बार वो 3 times हमने बेच दिए एज कंपेयर टू 1 बार ऑफ चॉकलेट। क्या मतलब? दो चीजों के माबेन बातें हैं। एक आइसक्रीम, यहाँ इसको मैं इस तरह लिख दूं, आइसक्रीम, और दूसरा क्या है? आइसक्रीम, और दूसरा मैंने क्या बोला है? चॉकलेट बोला है, चॉकलेट। ठीक है, ठीक है, चॉकलेट आइसक्रीम। उसने बोला ना कि वी हैव सोल्ड 3 times एज मैनी बार्स ऑफ आइसक्रीम एज चॉकलेट। तो देखिए 3 times आइसक्रीम के बार और 1 time चॉकलेट के बार, यानी जब यहाँ पे 3 आइसक्रीम जब 3 बिकती हैं तो चॉकलेट 1 बिकता है। तो इसमें क्या है? 3:1। तो हम इस तरह इसको क्या करते हैं? लिखते हैं। तो यहाँ पर भी यूजिंग द आइडिया, एंड एक्चुअली इन रियलिटी ही इज यूजिंग द आइडिया ऑफ रेशो। तो कैसे? 3 times, इसका 3:1 मीन कि अगर आइसक्रीम के जो बार है, उसके जो डब्बे होते हैं ना, जो बार होते हैं, वो अगर 3 बिकते हैं तो फिर इसका चॉकलेट का 1 डब्बा बिकता है। तो इसका मतलब कि इसकी मार्केटिंग ज्यादा है ना, आइसक्रीम की मार्केटिंग ज्यादा। और वैसे भी आजकल गर्मी है, आपको शो तो नहीं हो रहा कि गर्मी है कि सर्दी है, मैं किस में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, लेकिन आजकल गर्मी है। तो स्टूडेंट्स, ये है द आइडिया ऑफ क्या? रेशो। इसके अलावा मैं अगर आपको ये भी बता दूं कि 2 रेशोज, इक्विवेलेंट रेशो और इक्वल रेशो का क्या मतलब है? इक्विवेलेंट रेशो या फिर इक्वल रेशो। इक्विवेलेंट और इक्वल रेशो। इक्विवेलेंट और इक्वल रेशो का मतलब यह है स्टूडेंट्स कि आपके पास में 2 रेशोज विल बी इक्विवेलेंट और इक्वल टू ईच अदर इफ देयर वैल्यूज आर सेम। अगर दोनों की वैल्यू सेम है ना, तो फिर वो दोनों रेशोज आपस में इक्विवेलेंट होती हैं। मसलन हमारे पास में एक रेशो है 6:12, ठीक है। दूसरा हमारे पास में एक रेशो है 24:48। अब जरा गौर करें, ये दोनों रेशोज हमारे पास में क्या है? इक्विवेलेंट है। क्यों इक्विवेलेंट है? थोड़ा सा देखते हैं। ये 6/12 जब मैं कर दूं तो देखिए 6 1 = 6, 6 2 = 12, तो इससे क्या आया? 1 और 2, ये जवाब आ गया ना, ये इसकी वैल्यू है। दूसरा जब हम 24/48 करते हैं तो देखिए 24, अगर आप डायरेक्ट कैंसिलेशन नहीं करते तो छोटे नंबर से आप स्टार्ट ले, देखिए 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 2 = 4, 2 4 = 8, तो इससे क्या आया? 12/24 आ गया। अब देखिए 2 6 2 = 12, 6 4 = 24, ठीक है। मैंने क्या बोला है? 2 6 = 12 एंड 2 12 = 24। अब ये 6/12 आ गया ना, 6 1 = 6, 6 2 = 12, तो इससे भी 1/2 आ गया। आप देख रहे, इससे भी 1/2 आया और उससे भी 1/2 आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि these 2 ratios are equivalent to each other। इसको बोलते हैं equivalent to each other। अब स्टूडेंट्स, इसके अलावा मैं अगर आपको ये बताऊं, कुछ एग्जांपल्स और भी लेते हैं। फर्ज करें मैं आपको ये बताऊं कि एक क्लास है, तो क्लास में क्या है? क्लास में हमारे पास में कोई 50 स्टूडेंट्स हैं, या कोई लेट्स सपोज 30 स्टूडेंट्स हैं। 30 में से 12 हमारे पास में बॉयज़ हैं, 30 हमारे पास में गर्ल्स हैं। तो हम क्या करते हैं, मैं अगर आपको ये बताऊं कि देयर आर 12 बॉयज़ आउट ऑफ 50, क्या? तो इसको हम रेशो में कैसे लिखते हैं? देखिए 12 बॉयज़, 12 रेशो 50 मीन 12 बॉयज़ आउट ऑफ 50, यानी मैंने 50 फुल एक क्लास, मैंने क्या बोला? 30 मैंने बोला था ना, 30 फुल एक क्लास है, उसमें से 12 बॉयज हैं और 30 क्या है? फुल क्लास है, यानी होल क्लास का एक पार्ट, ठीक है। आप इस तरह भी कर सकते हैं, देयर आर 18 गर्ल्स आउट ऑफ 30, यानी 30 में से 18 गर्ल्स हैं। आप पार्ट टू पार्ट भी कर सकते हैं, ये तो हमने पार्ट टू होल किया ना, आप पार्ट टू पार्ट भी कर सकते हैं। मसलन
फॉर एवरी 18 गर्ल्स देयर आर 12 बॉयज, या इस तरह भी कर सकते हैं आप, देयर आर 12 बॉयज फॉर एवरी 18 गर्ल्स, यानी 12 रेशो 18, देयर आर 12 बॉयज फॉर एवरी 18 गर्ल्स, यानी पार्ट टू पार्ट भी आप कर सकते हैं। दीज आर जस्ट डिनोशन। ये क्या मतलब है इसका मतलब है रेशो। अब स्टूडेंट इसके अलावा मैं अगर आपको ये बताऊं कि प्रोपोर्शन का क्या मतलब है, प्रोपोर्शन, तो प्रोपोर्शन बहुत मजे का है। आपने इसको पता नहीं समझा होगा या नहीं, मैंने तो अच्छे से आपको पढ़ाया है। बाकी अगर आपका बेस नहीं है, आपका अगर बैकग्राउंड नहीं है, तो डेफिनेटली अगर मैथ्स बैकग्राउंड आपका नहीं है तो फिर तो आप नहीं समझोगे ना। तो इसके लिए समझना ज़रूरी है कि अगर आप इससे पहले आप लोगों ने कम से कम नाम तो सुना उन्होंने कि रेशो का क्या मतलब है। स्टूडेंट दूसरे नंबर पे जो है वो हमारे पास में है प्रोपोर्शन। दूसरा क्या है? प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शनल भी लोग बोलते हैं और बोला जाता है प्रोपोर्शन। ठीक है, मैं सिर्फ प्रोपोर्शन आपको लिखवा दूं। अब प्रोपोर्शन क्या है, पहले इसके डिफिनीशन को समझते हैं, फिर इसके बाद में इसके ऊपर जो एग्जांपल या जो काम जो भी है वो हम करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, लेट मी एक्सप्लेन यू प्रोपोर्शन। टू रेशियोज आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन इफ दे आर सेम या इफ दे आर इक्वल। मीन कि when two ratios are equal to each other, then those ratios are said to be in proportional। यानी दो रेशो आपस में प्रोपोर्शनल में होती है अगर वो दोनों आपस में इक्वल है तो। मसलन क्या मतलब, फर्ज करें हमारे पास में एक रेशो है, ये ए रेशो बी, ये एक पेयर है, दूसरा है एक पेयर सी रेशो डी, एक पेयर ये है। अब दीज टू पेयर्स आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शनल इफ दे आर इक्वल टू ईच अदर। मीन कि ये जो रेशो है ना, ए रेशो बी, ये अगर बराबर है सी रेशो डी के, ये अगर इसी के बराबर है तो फिर ये आपस में क्या है? प्रोपोर्शनल है। मसलन जिस तरह से पहले मैंने आपको बताया कि 3:4 जो है, ठीक है, ये 9:12 के बराबर है। देखिए क्यों बराबर है, आप गौर करें, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो 3:4 है, और इसको जब आप करेंगे, देखिए 3 3 are 9 and 3 4 are 12, तो देखिए इसे भी 3:4 ही बनता है। सो दीज आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर, इक्वल टू ईच अदर। अभी हम क्या कहते हैं, ये जो रेशन है, दिस पेयर एंड दिस पेयर, दे आर इन प्रोपोर्शनल। अच्छा, अगर प्रोपोर्शनल में है तो हम इसको लिखते कैसे हैं, अब थोड़ा सा इसी को भी अंडरस्टैंड करते हैं, और थोड़ा सा मैं हिस्ट्री के बारे में भी आपको बता दूं ताकि आपको ये भी तो पता चले कि पहले ज़माने में जब इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया तो लोग कैसे इसको यूज़ करते थे और अभी कैसे हम यूज़ करते हैं, ये भी आपको पता चले। स्टूडेंट्स, जब पहले इसको प्रोपोर्शन इंट्रोड्यूस करवाया गया तो ये इस तरह लोग लिखते थे। ठीक है, लोग इसको मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको लिखवा दूं, इस तरह ये लिखते थे BCD। फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन इट वाज इंट्रोड्यूस्ड, लोग इस तरह लिखा करते थे प्रोपोर्शन को। फिर बाद में, यानी मैं अगर आपको ये बता दूं हिस्ट्री के बारे में, फिर 1631 के अंदर, ठीक है, 1631 में, हाँ 1631 के अंदर फिर लोग किस तरह इसको लिखते थे, ये 1631 के अंदर फिर फर्स्ट टाइम जो इंट्रोड्यूस करवाया गया वो तो ये था ना। फिर इसके बाद में सेकेंड टाइम यानी 1631 के अंदर फिर लोगों ने इसको इस तरह लिखना शुरू किया, ए रेशो बी और इसी तरह सी रेशो, ये तो रेशो नहीं है वैसे मुंह से निकल गया, डांट है ना, फिर इसी तरह लोग इसको लिखने लगे। ठीक है, फॉर द सेकेंड टाइम। और फिर 1657 यानी 1657 में इट हैज टोटली चेंज्ड द फॉर्म लाइक दिस, ए रेशो बी प्रोपोर्शनल टू सी रेशो डी, यानी जो आजकल यूज हो रहा है। तो ये कौन से ईयर में? 1657 के अंदर फर्स्ट टाइम जो इंट्रोड्यूस करवाया गया तो ये फॉर्म थी। सेकेंड टाइम मीन के 1631 के अंदर फिर ये फॉर्म बन गई, और फिर फॉर द थर्ड टाइम 1657 के अंदर फिर ये फॉर्म बन गई जो आजकल हम यूज कर रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद आपको मैं ये भी बता दूं कि ये जो है, ये इसको और इसको, दीज आर कॉल्ड एक्सट्रीम। इनको क्या बोलते हैं, मैं यहां से थ्रू लेवल आपको समझाऊं। ये इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक्सट्रीम।
एक्सट्रीम इसको बोलते हैं एक्सट्रीम्स। और ये जो दो है ये दीज आर कॉल्ड मीन, इनको क्या बोलते हैं मीन। ऊपर ये एक्सट्रीमिटीज होती हैं और ये मीन्स होते हैं, ये दरमियान वाले। अच्छा ये भी आपको पता चला। अच्छा आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि a डिवाइडेड बाई b और प्रोपोर्शनल है ना इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाई d। इज इक्वल टू मैंने क्यों लिखा, बिकॉज व्हेन द टू डिफिनेशन में से मैंने आपको लिखे, बिकॉज ये कैसे हम डिफाइन करते हैं, व्हेन द टू रेशियोज आर इक्वल देन दे विल बी इन प्रोपोर्शनल। सो यहाँ पे अगर ये प्रोपोर्शनल में है तो इसका तो फिर मतलब ही तो ये है ना कि ये दो रेशियोज आपस में क्या है, इक्वल है। तो लिहाजा हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अच्छा फिर स्टूडेंट्स इसके बाद में मैं आपको ये भी बताऊं कि अच्छा वेरिएशन को भी लिखते हैं कि वेरिएशन का क्या मतलब है। ये आपने शायद लिखा होगा और अगर नहीं भी लिखा है तो कोई बात नहीं है, बस लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये वैसे भी छोटी छोटी बातें हैं, आपको डेफिनेटली जहन के अंदर आपने इसको अंडरस्टैंड करना है सिर्फ, और आपके जहन में तो आसानी से बैठ जाती हैं। एक बार भी आप सुनोगे तो, अगर आप ज़्यादा डल नहीं मेरी तरह तो, और अगर जीने से फिर तो मज़े मज़े। दूसरा जो है थर्ड नंबर पे वेरिएशन। अब जो चैप्टर का नाम भी जो वेरिएशन रखा गया ना, अब इसको थोड़ा टच करते हैं कि वेरिएशन का क्या मतलब है। तीसरे नंबर पे है वेरिएशन। अब वेरिएशन क्या है, पहले हम इसको थोड़ा सा देखते हैं कि वेरिएशन का क्या मतलब है। पहले इसको मैं डिफाइन करता हूं। द चेंज ऑफ वेरिएबल पैरामीटर इज कॉल्ड वेरिएशन। क्या बोला है मैंने, बोला है द चेंज ऑफ वेरिएबल पैरामीटर इज कॉल्ड वेरिएशन। अभी आपको पैरामीटर भी समझ में नहीं आएगा कि पैरामीटर का क्या मतलब है। स्टूडेंट्स मैं आपको ये बता दूं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। वी डील टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। हम दो टाइप्स की क्वांटिटीज को डील करते हैं। नंबर 1 वेरिएबल क्वांटिटी, नंबर 2 कांस्टेंट क्वांटिटी। हम वेरिएबल क्वांटिटी को भी डील करते हैं इन आवर डेली लाइफ और हम कांस्टेंट क्वांटिटी को भी डील करते हैं। अब ये तो मैंने आपको बोला कि द चेंज ऑफ वेरिएबल पैरामीटर इज कॉल्ड वेरिएशन। अब वेरिएबल क्वांटिटी कौन सी होती है एंड कांस्टेंट क्वांटिटी कौन सी होती है, लेट मी एक्सप्लेन यू स्टूडेंट्स। नंबर 1 वेरिएबल क्वांटिटी। वेरिएबल क्वांटिटी, अब वेरिएबल क्वांटिटी कौन सी होती है, वेरिएबल क्वांटिटी। वेरिएबल क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज which can be changed according to the time, according to the situation, with time to time. वेरिएबल क्वांटिटीज दोस क्वांटिटीज होती है जो टाइम के साथ साथ वो चेंज होती रहती है। मीन कि उसमें बदलाव, उसमें इनकलाब, उसमें चेंज आता रहता है, तो उसको बोलते हैं वेरिएबल क्वांटिटी। मसलन मैं आपको ये बताऊं कि जो फ़र्ज़ करें आप एक गाड़ी चला रहे हैं, तो जो आप गाड़ी चला रहे हैं तो वो डेफिनेटली आप यूनिफॉर्म तो गाड़ी नहीं चला सकते ना, उसमें अप्स डाउन लगी रहती हैं। कभी आप गाड़ी को तेज़ चलाते हैं, मीन कि कभी उसकी स्पीड तेज़ होती है, कभी उसकी स्पीड कम होती है। तो फिर स्पीड हमारे पास में क्या हुआ है, कार हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल है। और जो मैंने स्पीड का तस्करा किया ना, तो ये स्पीड क्या है, ये वेरिएबल का पैरामीटर है। यहाँ पे जो मैंने पैरामीटर का वर्ड यूज किए हैं, तो ये स्पीड फिर क्या हुआ, एक वेरिएबल का पैरामीटर है। तो पैरामीटर में क्या है, पैरामीटर में चेंज आते रहते हैं। मीन्स कि कभी स्पीड फास्ट होती है, कभी स्पीड लो होती है। तो स्टूडेंट्स अब स्पीड हमारे पास में क्या है, ये एक वेरिएबल क्वांटिटी है। इसके अलावा बेशुमार एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। दूसरा जो कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, एग्जाम्पल स्पीड। क्या मैंने बोला है, स्पीड ऑफ अ कार। दूसरा है ये है कांस्टेंट क्वांटिटी। अब कांस्टेंट क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है, कांस्टेंट क्वांटिटी स्टूडेंट्स हमारे पास वो क्वांटिटी होती हैं जिसमें कोई चेंज नहीं आता, जिसमें कोई बदलाव, कोई इनकलाब, कोई तगय्युर नहीं आता, उसको बोलते हैं कांस्टेंट क्वांटिटी। मसलन 5 एग्जाम्पल, 5 हमारे पास में क्या है, ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। 5 यहाँ पर भी 5 है। आप दुनिया के किसी भी कोने में जाके आप देख ले 5 ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पाकिस्तान में 5 है, इंडिया में 5 की जगह कोई और नंबर है, या फिर इंग्लैंड, थाईलैंड, फिलिपाइन, अमेरिका, वहाँ पे इसकी जगह कोई दूसरा नंबर है। नहीं, 5 is 5। यहाँ पर भी, कहीं पर भी
5 क्या है? 5 है। और एक और भी मैं आपको बता दूं, चेंज इज आल्सो कांस्टेंट। पता नहीं ये आप समझ रहे हैं क्या नहीं? मैंने क्या बोले? मैंने कहा चेंज यानी जो जमाने में, जो लाइफ में, दुनिया में जो चेंजिंग आती रहती है, ये चेंज क्या है? ये भी एक कांस्टेंट है। मीन कि हमारी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक चीज ऐसी है कि वो कांस्टेंट है। मैं लाइफ की मैं बात कर रहा हूं, और वो क्या है? चेंज। इंसान लाइफ टाइम के साथ साथ वो चेंज होता रहता है, बल्कि उसके अराउंड इर्द गिर्द का जो माहौल, जो चीजें होती हैं, वो सब चेंज होती रहती हैं। तो स्टूडेंट्स, चेंज भी क्या है? ये भी कांस्टेंट है, और ये एक अटल हकीकत है अगर आप समझते हैं तो। जिस पॉइंट, जिस एंगल से मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो ये क्या है? मैंने बोला चेंज। तो चेंज भी हमारे पास कांस्टेंट है। मीन कि ये भी एक कांस्टेंट, ये चेंज होता रहता है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये मैं आपको बता दूं कि ये तो मैंने वेरिएशन के बारे में भी बताया। अच्छा, दूसरा, फिर हमारे पास में 2 टाइप्स के वेरिएशन होते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन का क्या मतलब है? इनडायरेक्ट वेरिएशन का क्या मतलब है? डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब ये है कि अगर एक, फर्ज करें हमारे पास में कोई 2 वेरिएबल्स है, अगर एक में कमी आती है तो दूसरे में भी कमी आती है। अगर एक में ज्यादती आती, फर्ज करें अगर एक में ज्यादती आती है तो दूसरे में भी ज्यादती आती है। फर्ज करें एक कम होता चला जा रहा है, दूसरा भी कम होता चला जा रहा है, एक बढ़ता चला जा रहा है, दूसरा भी बढ़ता चला जा रहा है, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। अब फर्ज करें मैं आपको एक डेली लाइफ एक एग्जांपल से मैं आपको पेश करूं कि कैसे जितनी गर्मी बढ़ती चली जाती है उतनी ही ये फैन, एसी की डिमांड भी बढ़ती चली जाती है। सो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, मैंने क्या बोला? मैंने कहा है जितनी गर्मी बढ़ती चली जाएगी उतनी ही एसी, फैन, कूलर फैन, इन चीजों की डिमांड भी बढ़ती चली जाएगी। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। आप इसी तरह बेशुमार एग्जांपल बना सकते हैं। दूसरा जो है इनडायरेक्ट वेरिएशन, दूसरा क्या है? मैंने नंबर 1 मैंने बोला डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन। दूसरा जो है वो है इनडायरेक्ट वेरिएशन, इनडायरेक्ट वेरिएशन। अब इनडायरेक्ट वेरिएशन क्या है? कि जब एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। फर्ज कर हमारे पास कोई 2 वेरिएबल है ना, तो जब एक बढ़ता है दूसरा घटता है। मसलन सिंपल मैं आपको ये बता दूं कि मान लो कि आप मैं एक टाइम और कार, स्पीड ऑफ अ कार, में इसका एक एग्जांपल आपको देने लगूं। फर्ज करें आप कहीं जा रहे हैं, आप गाड़ी में हैं, कहीं आप जा रहे हैं, और आप क्या करते हैं? जितना आप स्पीड को आप बढ़ाओगे उतने ही आप कम टाइम में पहुंच जाओगे। तो देखिए, जब आपने स्पीड को बढ़ाया तो आपने टाइम क्या हुआ? टाइम कम टाइम में आप पहुंच गए। तो देखिए, आवर्स कम हो गए, स्पीड ज्यादा हो गई। या जब स्पीड कम हो तो आवर्स फिर ज्यादा हो जाएंगे। तो जब एक को आप बढ़ाओगे दूसरे को आप घटाओगे, और जब एक को घटाओगे तो दूसरे को बढ़ाओगे। तो दिस इज कॉल्ड इनवर्स वेरिएशन। कैसे हम डायरेक्ट वेरिएशन हम कैसे लिखते हैं इन मैथमेटिक्स में, और इनवर्स हम कैसे लिखते हैं? स्टूडेंट्स, हमारे पास में 2 वेरिएबल है एक्स वाई। देखिए, वाई डायरेक्टली वेरिएटेड टू एक्स, हम इसको इस तरह लिखते हैं कि जब वाई को हम बढ़ाते हैं सो डेफिनेटली एक्स भी बढ़ता चला जाता है। तो हम इसको इस तरह लिखते हैं, या फिर अगर इसकी इक्वेशन बनाते हैं सो y इज इक्वल टू के एक्स। ठीक है, इसको हम इसी तरह इक्वेशन बनाते हैं। इसमें ये k क्या है? ये कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है, ये वेरिएशन का कांस्टेंट है। दूसरा इनवर्स हम कैसे लिखते हैं? y इनवर्सली वेरिएटेड टू x। ठीक है, y इनवर्सली वेरिएटेड टू x, यानी जब y को आप बढ़ाएंगे तो x को आप क्या करेंगे? x को आप घटाएंगे। जब y बढ़ता चला जाता है तो x घटता चला जा रहा है, x कम होता चला जा रहा है। इसकी इक्वेशन हम कैसे बनाते हैं? y इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाय x। तो और भी इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, सो k इज इक्वल टू एक्स वाई। ये फिर इसकी इक्वेशन हो गई है। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने फुली कंसेप्ट के साथ मैंने आपको पढ़ाया, मैंने आपको बताया। That's why I have told you that lecture number 1 is very important, because in lecture number 1 I have totally
conceptually I have explained you that what is ratio, what is proportion, what is variation. अगर आपको इन चीज़ों का पता है तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आगे इसके ऊपर मैं जो भी क्वेश्चन करूँ, मैं जो भी चैप्टर के अंदर करूँ, इंशाल्लाह आपको बड़े आसानी से आपको समझ में आएगा। आपके लिए कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आसानी से आप समझ जाओगे। स्टूडेंट्स, फिर भी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो सकते हैं, उससे इसके अंदर में कोई ऐसी बात मैंने ना की हो जो मुझे पता नहीं और आपको पता है, तो आप मेरे ग्रोथ के लिए आप मुझे बता सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। हो सकता है मैंने इसमें कोई ऐसा पॉइंट छोड़ा हो या फिर और भी कुछ बातें जो अब मैंने आपको नहीं बताई है, लेकिन मैंने सिर्फ आपकी लिमिट तक मैंने बात करी। जो आपकी हद तक जो बात करनी थी मैंने सिर्फ उतना ही आपको बताया। इसमें वैसे और भी तो बड़ी बातें हैं डेफिनेटली, लेकिन मैंने सिर्फ आपकी हद तक बात की है। फिर भी अक्सर मुझे टीचर्स भी देखते होते हैं, तो फिर वो कभी कभार वो भी अपनी बड़ास को निकालते हैं, तो इसलिए मैंने बोला कि हो सकते हैं मैं ऐसा कोई पॉइंट जो आपको आता है और मुझे नहीं आता इस वक्त, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। फॉर माई ग्रोथ आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स, जिंदगी रही और इन्हीं चलती हुए सांसों वफा की हमारे साथ, तो एक बार फिर आपसे मिलेंगे इसी चैनल, इसी प्रोग्राम पे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।